10 सेकंड। दुनिया का सबसे तेज इंसान बनने के लिए ट्रैक पर सिर्फ 10 सेकंड दौड़ना काफी होता है। हाँ, सिर्फ 10 सेकंड। और वो 10 सेकंड देखकर हम सब बस हैरान रह जाते हैं, है ना। हम टीवी स्क्रीन पर उसैन बोल्ट को फर्राटे भरते देखते हैं, उनके गले में वो चमकता हुआ गोल्ड मेडल देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि वाह, क्या गजब का जन्मजात टैलेंट है। बिल्कुल। और अक्सर हमारी कहानी बस वहीं खत्म हो जाती है। मतलब हम उस 10 सेकंड की जादुई चमक को सीधा टैलेंट का नाम दे देते हैं। एकदम सही। लेकिन क्या हम कभी उस अंधेरे कमरे के बारे में बात करते हैं जहां इस चमक को असल में पैदा किया गया था? शायद इसलिए नहीं करते क्योंकि उस अंधेरे कमरे की सच्चाई बहुत असुविधाजनक होती है। मतलब सच कहूं तो इंसानी फितरत है कि हमें जन्मजात प्रतिभा या इनबॉर्न मैजिक वाले विचार से बहुत लगाव होता है। हाँ, क्योंकि वो एक बहाना दे देता है ना। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही आरामदायक ढाल है। जब हम किसी को एकदम शिखर पर देखते हैं और उसे बस गिफ्टेड मान लेते हैं, तो असल में हम खुद को एक बहाना दे रहे होते हैं कि हमारे पास वो जन्मजात जादू नहीं है, इसलिए हम इस औसत दर्जे की जिंदगी में ही ठीक है। अरे, ये तो बहुत ही चुभने वाली बात कहती आपने, लेकिन सच यही है। हम अक्सर दूसरों की सफलता की सिर्फ उस चमक या मंच की चकाचौंध को देखते हैं और उसके पीछे की उस मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। जहां अनगिनत घंटों तक उन बस प्रैक्टिस की गई थी। हाँ, हमें लगता है कि महान लोग सीधे आसमान से उस मंच पर अवतरित हुए हैं, लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम इस आरामदायक भ्रम के परखच्चे उड़ाने वाले हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ इस चर्चा के लिए। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार मन की आवाज यूट्यूब चैनल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसका नाम है ओशो, सारा खेल प्रैक्टिस का है। इस पूरी बहस की परतें आज हम उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल। उस वीडियो में ओशो के दर्शन के हवाले से एक बहुत ही बुनियादी बात कही गई है कि टैलेंट सिर्फ एक बीज है। और ये बीज वाला रूपक अपने आप में बहुत गहरा है। मतलब जरा इस पूरे तंत्र को समझिए। एक बीज के अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ बनने की पूरी संभावना छुपी होती है। हाँ, उसका डीएनए कह लें या ब्लूप्रिंट, सब उस छोटे से बीज में होता है। सही कहा। और यही टैलेंट है। लेकिन अगर उस बीज को किसी शीशे के जार में बंद करके रख दिया जाए, तो क्या वो कभी पेड़ बनेगा? कभी नहीं। उसे मिट्टी चाहिए। बिल्कुल। उसे मिट्टी का घर्षण चाहिए, उसे रोज पानी की जरूरत है, धूप की तपन सहनी है। और इंसान के मामले में वो मिट्टी, पानी और धूप और कुछ नहीं बल्कि रोज की जाने वाली, थका देने वाली प्रैक्टिस है। यानी बिना निरंतर अभ्यास के दुनिया का सबसे बेहतरीन डीएनए भी किसी काम का नहीं। एकदम सही। सबसे बड़ा टैलेंट भी सिर्फ एक संभावना बनकर सड़ जाता है अगर उसे प्रैक्टिस का पानी न मिले। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा संदेह है। क्या हम जन्मजात शारीरिक या मानसिक बनावट को पूरी तरह से नकार सकते हैं? आप क्या कहना चाह रहे? मतलब अगर मैं आज से रोज 10 घंटे दौड़ना शुरू कर दूं, तो भी क्या मैं हुसैन बोल्ट बन सकता हूं? उनकी शारीरिक बनावट, उनकी लंबाई, क्या वो टैलेंट का हिस्सा नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है। देखिए, ये चर्चा टैलेंट के वजूद को बिल्कुल नहीं नकार रही है। मैं मानती हूँ कि शारीरिक बनावट या जेनेटिक्स बेशक एक भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो फिर प्रैक्टिस का रोल कहाँ आता है? इसे ऐसे समझें, टैलेंट ये तय कर सकता है कि कोई इंसान दौड़ शुरू कहाँ से करेगा। मतलब उसकी स्टार्टिंग लाइन क्या होगी। ओके, स्टार्टिंग लाइन। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस ये तय करती है कि वो फिनिश लाइन तक पहुंचेगा या नहीं। उसेन बोल्ट के पास लंबे पैर और खास मांसपेशियां हो सकती हैं, लेकिन उन 10 सेकंड की जीत के पीछे उन 10 सालों की खामोश और हड्डियों को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग थी। जहां वे ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते उल्टियां कर देते थे। मैंने पढ़ा इसके बारे में। बिल्कुल। अगर बोल्ट अपने सोफे पर बैठकर सिर्फ अपने लंबे पैरों के टैलेंट का जश्न मनाते, तो दुनिया आज उनका नाम तक नहीं जानती। अरे वाह, यानी टैलेंट सिर्फ एक एंट्री टिकट है, वो पूरी फिल्म नहीं है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। इसी बात पर इंसान के विकास का एक बहुत ही प्राकृतिक उदाहरण सामने आता है। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही दौड़ने तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से अभ्यास की सबसे शुद्ध और बिना मिलावट वाली परिभाषा है। बच्चा पहले घुटने के बल चलता है, फिर किसी मेज या कुर्सी को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है। हाँ, वो गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर से उठता है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब वो बच्चा 100 बार गिर रहा होता है, तो घर में कोई भी ये घोषणा नहीं करता कि अरे इस बच्चे में तो चलने का टैलेंट ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं कहता कि इसे अब कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। है ना?
हम वयस्कों को पता होता है कि गिरना तो चलने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, ये कोई खराबी नहीं है। ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास है। जब हम बच्चे होते हैं तो 1000 बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो 2-4 बार फेल होने पर ही खुद पर टैलेंट की कमी का ठप्पा लगा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम उस प्राकृतिक जिद को पीछे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर अहंकार यानी ईगो विकसित हो जाता है। हमें इस बात का डर सताने लगता है कि लोग क्या कहेंगे। समाज का डर। हाँ, एक बच्चे को समाज की परवाह नहीं होती। उसे सिर्फ उस खिलौने तक पहुंचना होता है जो कमरे के दूसरे कोने में है। लेकिन एक वयस्क जब कोई नया काम सीखता है तो उसे अपनी कमजोरियों का सबके सामने प्रदर्शन करने में शर्म आती है। बिल्कुल, और जो महान लोग होते हैं वो शायद इस वयस्क ईगो को किनारे रखकर वापस उस बच्चे वाली मानसिकता में चले जाते हैं। बिल्कुल, जहां गिरने से कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और सचिन तेंदुलकर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हम उनके कवर ड्राइव को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अरे उनके शॉट्स तो जादुई लगते हैं ना? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस एक परफेक्ट शॉट को मैच में खेलने से पहले उन्होंने नेट्स में लाखों बार उसी शॉट की प्रैक्टिस की थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सफलता किसी खास दिन अचानक से प्रकट नहीं होती। ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सफलता रातों रात लगने वाली कोई लॉटरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर हम इसके अर्थशास्त्र को समझें तो सफलता रोज की छोटी छोटी कोशिशों का जमा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा समझाएं। मतलब जब कोई व्यक्ति हर दिन एक ही चीज का अभ्यास करता है तो वो ज्ञान, वो मसल मेमोरी एक के ऊपर एक परत की तरह जमती जाती है। महीनों और सालों बाद वो मूलधन इतना विशाल हो जाता है कि रातों रात सामने आई दुनिया उसे जादू कह देती है। यहाँ मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। जब हम प्रैक्टिस या अभ्यास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक छवि बनती है, मशीन की तरह एक ही काम को बार बार दोहराना। जैसे स्कूल में सजा के तौर पे एक ही वाक्य को ब्लैक बोर्ड पे 100 बार लिखना पड़ता था। हाँ, रिपीटिशन। तो क्या सचिन और बोल्ट के उदाहरणों का मतलब यही है कि बस आंखें बंद करके एक ही काम को 1000 बार दोहराते रहो? क्या सिर्फ दोहराने से कोई चैंपियन बन सकता है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और हमें इस गलतफहमी को दूर करना ही होगा। सिर्फ यांत्रिक रूप से किसी चीज को दोहराना सच्ची प्रैक्टिस नहीं है। मतलब मैकेनिकल रिपीटिशन काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से बैट पकड़कर 10,000 बार शॉट मारता है, क्या वो महान बल्लेबाज बनेगा? नहीं, वो तो बस गलत शॉट मारने में परफेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षक हमेशा डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी जानबूझकर किए गए सोचे समझे अभ्यास की वकालत करते हैं। तो सोचे समझे अभ्यास से आपका मतलब है कि हर दिन केवल पसीना बहाना काफी नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को स्कैनर के नीचे रखना जरूरी है। 100%। सच्ची प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि जो काम हम आसानी से कर लेते हैं बस उसी को बार बार करते रहें ताकि अच्छा महसूस हो। हाँ, वो तो कंफर्ट जोन हो गया। सही कहा। सच्ची प्रैक्टिस बहुत ही असहज करने वाली चीज है। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन के बिल्कुल किनारे पर जाकर काम करना। हर दिन ये खोजना कि कल मैंने कहाँ गलती की थी। और फिर पूरे दिन सिर्फ उसी एक खास कमजोरी को सुधारने पर काम करना। बिल्कुल। ये आंखें बंद करके मेहनत करना नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर अपनी कमजोरियों का ऑपरेशन करना है। ये बहुत ही सशक्त नजरिया है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस कोई आरामदायक प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरह का रोजमर्रा का संघर्ष है। और अक्सर लोग इसी मुश्किल काम को देखकर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं। लेकिन इसी दर्शन में अभी नहीं हो रहा और कभी नहीं होगा के बीच एक बहुत स्पष्ट फासला बताया गया है। और उस फासले को पाटने वाला इकलौता पुल निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी है। जो काम आज असंभव लग रहा है वो लगातार अभ्यास से कल एक सामान्य आदत बन सकता है। या मुझे पानी की बूंद का वो बहुत ही क्लासिक उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली है। पानी की एक बूंद अपने आप में कितनी कोमल, कितनी शक्तिहीन होती है। अगर कोई उसे छुए तो वो उंगलियों पर बिखर जाती है। लेकिन जब वही पानी की एक एक बूंद किसी कठोर पत्थर पर एक ही बिंदु पर लगातार गिरती रहती है तो कुछ सालों में वो उस पत्थर का सीना चीर देती है। बिल्कुल। पानी की वो बूंद अपनी ताकत की वजह से पत्थर नहीं काटती, बल्कि अपनी निरंतरता, अपने न रुकने की जिद की वजह से ऐसा करती है। ये इस बात का अंतिम प्रमाण है कि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है। और इसे अगर हम मानवीय मस्तिष्क की न्यूरोलॉजी से जोड़कर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है।
जब कोई व्यक्ति पहली बार कोई नया काम करता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच नया रास्ता बनता है। जैसे किसी घने जंगल में पहली बार रास्ता बनाना। हाँ, बहुत मेहनत लगती है, झाड़ियां काटनी पड़ती हैं, इसलिए पहला दिन हमेशा सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जब वही काम हर दिन किया जाता है, जैसे पानी की बूंद बार बार गिर रही हो, तो वो जंगली रास्ता धीरे धीरे एक पक्की सड़क बन जाता है। और इसे ही हम आदत कहते हैं। बिल्कुल, हैबिट बन जाती है वो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियां होती हैं, आवाज कांपती है, लेकिन जब व्यक्ति अभ्यास कर रहा होता है तो एक बिंदु ऐसा आता है जब शरीर पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, फिजिकल लिमिट आ जाती है। मांसपेशियां जवाब दे देती हैं, दिमाग के अंदर से एक बहुत तेज आवाज आती है कि बस करो, अब एक कदम और नहीं रखा जाएगा। तो जब शरीर और मन दोनों हार मान चुके हों तो कोई इंसान खुद को आगे धकेलने के लिए ईंधन कहां से लाता है? मेरी राय में ये साधारण और असाधारण के बीच का सबसे बड़ा विभाजन बिंदु है। जीव विज्ञान के अनुसार जब हमारा दिमाग हमें ये संकेत भेजता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, तो असल में हमारे शरीर की ऊर्जा पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती है। अच्छा, तो फिर वो संकेत क्यों आता है? दिमाग ये सिग्नल सिर्फ हमें सुरक्षित रखने और ऊर्जा बचाने के लिए भेजता है। साधारण इंसान उस पहले सिग्नल को ही अंतिम सत्य मान लेता है और रुक जाता है। लेकिन एक असाधारण मानसिकता वाला व्यक्ति जानता है कि ये दिमाग का एक धोखा है। ठीक, यही बात है। जब थकान अपने चरम पर होती है, जब मन चीख रहा होता है हार मानने के लिए, और व्यक्ति उस बिंदु पर रुकने के बजाय एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं सिर्फ एक बार और कोशिश करूंगा। वहीं वो क्षण होता है जहां वो सिर्फ अपने कौशल को नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल, वो अपने मन की सीमाओं को पीछे धकेल रहा होता है। ये शारीरिक लड़ाई से ज्यादा एक मानसिक युद्ध है। मानसिक युद्ध, ये सुनना जितना रोमांचक लगता है, असल जिंदगी में उतना ही दर्दनाक होता होगा। इसे समझने के लिए दुनिया के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली का अनुभव बहुत सटीक बैठता है। अली ने एक बार खुले तौर पर कहा था कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत की। अरे वाकई, जिस इंसान को सदी का सबसे बड़ा एथलीट माना गया, वो कह रहा है कि उसे अपनी ही प्रैक्टिस से नफरत थी। जी हाँ। तो इन सबका आखिर मतलब क्या है? हमें लगता है कि चैंपियंस को प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता होगा। हम सोचते हैं कि उनके अंदर दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स ही नहीं होते। लेकिन वे भी तो हाड़ मांस के इंसान थे। उन्हें भी वो दर्द, वो बोरियत और वो थकान ठीक उतनी ही चुभती थी जितनी किसी भी आम व्यक्ति को। फर्क उनके दर्द सहने की क्षमता में नहीं था, फर्क उस दर्द को देखने के नजरिए में था। माइंडसेट का फर्क। हाँ। मोहम्मद अली ने खुद से क्या कहा? उन्होंने कहा, हार मत मानो, अभी सह लो, इस जिम के दर्द को अभी बर्दाश्त कर लो, ताकि बाकी की पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी सको। क्या बात है, उन्होंने उस अस्थाई दर्द का सौदा एक स्थायी महानता से कर लिया। बिल्कुल। सच्चाई ये है कि वे भी हमारी तरह ही उस दर्द से नफरत करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उस दर्द के बावजूद रोकने से इनकार कर देते हैं। यह मानसिकता का एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस के दौरान होने वाले दर्द से नफरत करना कोई बुरी बात नहीं है, बस उस नफरत को खुद पर हावी नहीं होने देना है। और अगर हम हार ना मानने की बात कर रहे हैं तो बास्केटबॉल के लेजेंड माइकल जॉर्डन की कहानी तो सबको याद ही होगी। बिल्कुल, माइकल जॉर्डन की कहानी असफलता को ईंधन में बदलने की सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। आज जो व्यक्ति हवा में तैरते हुए डंक करने के लिए गॉड ऑफ बास्केटबॉल माना जाता है, हाँ, उन्हें कभी उसी के हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था, यह कहकर कि उनके अंदर पर्याप्त टैलेंट नहीं है। जरा सोचिए, एक उभरते हुए युवा खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा मानसिक झटका क्या हो सकता है? सच में उसे उसके ही दोस्तों के सामने ये बता दिया गया कि वो इस खेल के लायक नहीं है। ये वो क्षण होता है जहां 99% लोग टूट जाते हैं। और अगर जॉर्डन भी उस दिन यही सोच लेते कि कोच सही कह रहे हैं, तो क्या होता? अगर वे गेंद को हमेशा के लिए कोने में फेंक देते तो इतिहास में उनका कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन उन्होंने उस अस्वीकृति को, उस हार को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने उस भयंकर गुस्से को एक रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। वे हर रोज सुबह जल्दी उठकर अकेले कोर्ट पर पसीना बहाते रहे। उस कठोर अभ्यास ने सिर्फ उनकी मांसपेशियों को मजबूत नहीं किया, उसने उनके दिमाग को स्टील जैसा फौलादी बना दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। जीवन में हार जाना, गिर जाना या थक जाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत तो तब है जब हम उस हार को अपना अंतिम भाग्य मानकर रुक जाते हैं, या फिर अपनी कमियों को छुपाने के लिए
टैलेंट न होने का बहाना बनाने लगते हैं। जब पूरी दुनिया चिल्ला रही हो कि अब बस करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तब असली चैंपियन मुस्कुरा कर सोचता है कि अब असल खेल शुरू हुआ है। और जब इस स्तर के अनुशासन का पालन किया जाता है, जब ना चाहते हुए भी दर्द के बावजूद रोज अपना काम किया जाता है, तो इंसान केवल एक कौशल नहीं सीख रहा होता है, वो असल में अपने चरित्र का निर्माण कर रहा होता है। और उस अनुशासन से जो आत्मविश्वास आता है, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। वो एक अजेय अवस्था होती है। बिल्कुल अजय। लेकिन ये अजेय होने की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? अक्सर हम जीत की कल्पना किसी बड़े स्टेडियम में करते हैं, जहां हजारों लोग तालियां बजा रहे हों, लाइटें चमक रही हों। लेकिन असली पहली जीत कभी किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं मिलती। वो मंच वाली जीत तो सालों की खामोश जीतों का सिर्फ एक अंतिम परिणाम है। तो पहली जीत कहाँ मिलती है? सबसे पहली, सबसे क्रूर और सबसे महत्वपूर्ण जीत तो सुबह सुबह उस ठंडे बिस्तर पर लड़ी जाती है, जब सुबह के 5 बजे अलार्म बजता है। ओहो, वो सबसे मुश्किल पल होता है। बाहर कड़ाके की ठंड होती है, नींद अपनी सबसे मीठी अवस्था में होती है और शरीर का रोम रोम कहता है कि बस 5 मिनट और सो लेने दो। आज एक दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, यही ख्याल आता है ना? बिल्कुल, ये वो पल है जहां कोई दर्शक नहीं होता। उस कमरे में सिर्फ वो व्यक्ति और उसका अपना कमजोर मन होता है। और वही एक सेकंड ये तय कर देता है कि वो आज दिन जीतने वाला है या हारने वाला। अगर उस पल में वो अपनी नींद को तोड़कर उठकर अभ्यास के लिए निकल पड़ता है, तो वो दिन की पहली और सबसे बड़ी जीत दर्ज कर लेता है। जब बाकी दुनिया उस आरामदायक नींद को चुनकर अपनी क्षमता से समझौता कर लेती है और कोई एक व्यक्ति अनुशासन को चुनता है, यहीं से असाधारण का रास्ता शुरू होता है। इसी को शायद 1% सुधार का नियम कहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि सफल होने के लिए रातों रात कोई बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन रातों रात आए बदलाव अक्सर टिकते नहीं हैं। असली विकास बहुत उबाऊ और धीमा होता है। खुद से सिर्फ ये वादा करना होता है कि हर रोज कल के मुकाबले केवल 1% बेहतर बनना है। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, हर दिन उस डर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना है। क्योंकि इतिहास कभी भी उन लोगों को याद नहीं रखता जिनके पास सिर्फ पोटेंशियल या संभावना थी। हाँ, कब्रिस्तानों में ऐसे अनगिनत लोग दफन हैं जिनमें दुनिया बदलने का टैलेंट था, लेकिन उन्होंने कभी उस पर काम नहीं किया। इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो अपनी निरंतरता से अपनी किस्मत खुद गढ़ते हैं। जब तक सांस है तब तक अभ्यास है। ये विचार कितनी ताकत देता है। सच में? तो इस पूरी और गहन चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि सफलता की चाबी किसी अदृश्य जादुई टैलेंट की तिजोरी में बंद नहीं है। वो चाबी हमारे अपने हाथों में है, हमारे रोज के फैसलों में है। सफलता की बुनियाद टैलेंट नहीं, निरंतरता है। चाहे वो उसेन बोल्ट का ट्रैक पर पसीना बहाना हो, माइकल जॉर्डन का असफलता को ईंधन बनाना हो, या फिर हर सुबह अलार्म से लड़कर बिस्तर छोड़ना हो, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। और ये बात हम सबके लिए एक हथियार है। यह हमें तय करने की शक्ति देता है कि हमें सिर्फ एक औसत दर्शक बनकर रहना है या रोज अपनी कमियों पर हथौड़ा चलाकर खुद को असाधारण बनाना है। और एक बार जब अनुशासन आदत बन जाए तो इंसान को हराना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से होती है। क्या बात है! इस चर्चा ने तो सच में नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं एक विचार सबके लिए यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। जरा सोचने वाली बात है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर किसी खास चीज का टैलेंट नहीं है और सिर्फ इस खोखले भ्रम के कारण हम वो काम कभी शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर आज कोई भी इंसान उस एक काम को दोबारा उठा ले जिसे उसने मुझसे नहीं होगा सोचकर छोड़ दिया था, और तय करे कि अगले 1 साल तक हर दिन इसमें केवल 1% बेहतर होगा, तो 365 दिन बाद उसका जीवन क्या रूप ले सकता है, कौन जानता है? शायद आने वाले कल का इतिहास कोई ऐसा ही साधारण व्यक्ति लिख रहा हो जिसने बस एक दिन और हार न मानने का फैसला किया था।